आज 30 जुलाई है और 30 जुलाई से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तथा जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, यानी ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय यहाँ पर सही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में के दौरान यह निर्णय लिया गया है तथा बैठक के बाद नई शिक्षा नीति की एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एमफिल पाठ्यक्रमों को बंद किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 34 साल से शिक्षा की नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था। ई एजुकेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार द्वारा नया पाठ्यक्रम रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है, यानी नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए नया सिलेबस डिजाइन किया गया है। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते उच्च शिक्षा में नया शैक्षणिक सत्र सितंबर-अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सरकार नई शिक्षा नीति को नए सत्र से पहले लाना चाहती है। नई शिक्षा नीति पर पिछले लगभग 5 सालों से काम चल रहा था। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अगुवाई वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने इसे अंतिम रूप दिया है। किसके कमेटी ने? के कस्तूरी रंगन की कमेटी ने। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1985 में शिक्षा मंत्रालय से बदलकर एचआरडी मानव मंत्रालय नाम दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमानों की सुरक्षित लैंडिंग भारत के किस एयरबेस पे किया गया है? तो भारत के अंबाला एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों की सुरक्षित लैंडिंग की गई है, यानी ऑप्शन ए अंबाला सही है। भारतीय वायु सीमा में 29 जुलाई 2020 को 5 लड़ाकू राफेल विमान दाखिल हो चुके हैं। राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस में सुरक्षित लैंड किए हैं। इस मौके पर वायुसेना अध्यक्ष आर.के. भदौरिया सहित वायुसेना के पूर्व अधिकारी मौजूद थे। यह दूसरा मौका है जब बड़े फाइटर विमान को अंबाला एयरबेस पर भारत में सबसे पहले लैंडिंग हुई है। इससे पहले जगुआर फाइटर प्लेन की अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखित नई पुस्तक का क्या नाम है? तो डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखित नई पुस्तक का नाम द इंडिया वे स्टडीज फॉर ए अनसॉल्व्ड वर्ल्ड, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। पुस्तक का नाम यही है। बता दें कि भारत सरकार में वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसॉल्व्ड वर्ल्ड शीर्षक एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक हापर्स कॉलिंस प्रकाशन के तहत प्रकाशित हुई है। हापर कॉलिंस इंडियन प्रकाशन है, इसी के तहत जो है यह पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तक में श्री एस जयशंकर ने भारत की अग्रणी शक्ति बनाने की राह में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का विश्लेषण किया है तथा अपना दिशा निर्देश भी उन्होंने इस पुस्तक में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत सरकार ने इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स तथा अन्य किस संस्था के सहयोग से मौसम ऐप विकसित किया है। तो भारत सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के सहयोग से मौसम ऐप लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। मौसम ऐप इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स तथा इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के सहयोग से बनाया गया है। इसे विकसित करने में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी अपनी सहायता दी है। मौसम ऐप किसी भी समय मौसम की स्थिति, तापमान, आर्द्रता, हवा की दिशा और गति की जानकारी देगा। यह एप्लीकेशन वर्तमान में 200 शहरों में काम करेगा और दिन में 6 बार अपडेटेड जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वन विभाग के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि चंबल अभयारण्य में डॉल्फिन की संख्या घट रही है। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सही है। मध्य प्रदेश वन विभाग के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 435 किलोमीटर के चंबल अभयारण्य में डॉल्फिन की संख्या घटकर 68 रह गई है। वर्ष 2016 में इसकी संख्या 78, 2017 में 74 हो गई थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली अभयारण्य में 2019 में सर्वेक्षण नहीं किया गया था। यह भारत का जलीय जंतु है जिसे सुस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण भारत में जीवन प्रत्याशा को कितने वर्ष तक कम कर सकता है? तो वायु प्रदूषण भारत के लोगों के जीवन प्रत्याशा 5 साल तक कम कर सकता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर 5 साल सही है। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा विकसित एयर क्वालिटी इंडेक्स ने बताया है कि प्रदूषण मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। विशेष रूप से भारत में दुनिया के किसी अन्य देश की तुलना में अधिक है। कारण यह है कि भारत की 1/4 आबादी प्रदूषण के स्तर के संपर्क में है, यानी प्रदूषण के संपर्क में है। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक जीवन प्रत्याशा पर पार्टिकुलेट वायु प्रदूषण के प्रभाव पर आधारित है। पिछले 2 दशकों में भारत में पार्टिकुलेट प्रदूषण में 42% की वृद्धि हुई है। भारत में 84% आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जहां प्रदूषण का स्तर वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक है। यदि भारत में 25% प्रदूषण कम हो जाता है तो इससे राष्ट्रीय जीवन प्रत्याशा में 1.6 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका कौन है जिसने हाल ही में गुस्ताव टुबे अवार्ड जीता है? तो आदित्य जो है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है जिसने यह अवार्ड जीता है, यानी ऑप्शन ए आदित्य यहाँ पर सही है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव टुबे अवार्ड जीता है। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। बता दें यह एक सोलर पैनल आधारित इलेक्ट्रिक बोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ कपास निर्यात के लिए एक समझौते ज्ञापन पर काम कर रहा है? तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ
कपास निर्यात के लिए एक समझौते पर काम कर रहा है। यानी ऑप्शन डी बांग्लादेश यहाँ पर सही है। बांग्लादेश को वह 1.5 से 2 मिलियन कपास निर्यात करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर काम किया जा रहा है। भारतीय कपास निगम CCI ने फाइबर फसल के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास में यह फैसला लिया है। CCI कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में गोदाम स्थापित करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो जेमी वर्ल्डी को सम्मानित किया गया है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर जेमी वर्ल्डी सही है। लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्ल्डी को 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। इसी के साथ जेमी इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले लिसेस्टर सिटी खिलाड़ी बन गए हैं और पिछले 20 वर्षों में हैरी केन के बाद केवल दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी हैं। ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।